नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राथमिक जो प्राथमिक स्तर में सीटेट के लिए एग्जामिनेशन के लिए पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर जो पूछा गया था 4 फरवरी 2023 को, तो उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मैथ के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। दोस्तों स्किप न करते हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपका नंबर अच्छा आएगा। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है मैथ का, मैथमेटिक जो है क्वेश्चन कि 5/2 - 2/5 इज इक्वल टू मीन्स ये किसके बराबर है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए है वो है 2 होल 1/10, ऑप्शन बी 10 होल 1/10, ऑप्शन सी 10 होल 1/5 और ऑप्शन डी 22 होल 22/10। ओके दोस्तों, आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही आप जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो कम समय में आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो क्या है कि अगर 5/2 है माइनस 2/5 है, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे 2/5 का तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम 2 से डिवाइड 10 में करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा। और उस 5 का मल्टीप्लाई इस 5 में कर देंगे तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके दोस्तों 25। उसके बाद 5 से डिवाइड 10 में करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 25 - 4/10, 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आ जाएगा। क्या जाएगा, 21 आ जाएगा, बाई 10 आ जाएगा। तो 21/10 क्या हो जाएगा, 21/10 क्या हो जाएगा। अगर इसको 21 में 10 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, देखिए 10 से 21 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 2 होल 1/10 हो जाएगा, 2 होल 1/10 हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 होल 1/10। इसका राइट ऑप्शन जो है 2 होल 1/10 मीन्स राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनने वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, ऐड क्या होगा। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि 10,098, ऑप्शन बी जो दिया हुआ है 10,099 और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,98,98। उसके बाद फिर 1,99,000 दिया गया, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देख लीजिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 टाइम 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा। जब इसको हम ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करके दिखाना है। तो ऐड करेंगे तो 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, कितने ये दो 9 हो गया। उसके बाद फिर 3 है, ठीक है। अब 9 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 को 0, फिर उसके बाद 9 का 1 10 हो जाएगा, 9 का 1 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1,99,000 हो जाएगा। 1,99,000 मीन्स क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये इसको ध्यान से देखिएगा क्या है। ओके दोस्तों, दिया है क्वेश्चन थर्ड कि 11 होल 1/4 मीटर लंबे तार की एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा टुकड़ा इतने मीटर तार में से कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो मीन्स इसमें हमको इससे डिवाइड करना है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ, 15, 15, ऑप्शन बी 15, ये भी 15 दिया हुआ, ऑप्शन सी जो है 12 दिया हुआ और ऑप्शन डी जो है कि 11 दिया हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक रोल में तार की लंबाई क्या है, 11 होल 1/4 दिया हुआ है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 11 44, 11 चौको 44, 44 में 1 जोड़ देंगे 45, 45/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 45/4 हो गया।
तो काटे जाने वाले टुकड़ों की संख्या कैसे निकालेंगे? 45/4 में हम डिवाइड करेंगे किससे? 3/4 से। जब 3/4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा कि 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 और 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ऐसे काट देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 या 45, टोटल कितने टुकड़े बन गए? 15 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में भी 15 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी 15 दिया हुआ है, तो दोनों सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 4 है। 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि दिया है कि 1300 और 13 इकाई प्लस 13 दहाई माइनस 1000 बराबर है किसके? ठीक है, ऑप्शन ए 333, ऑप्शन बी 343 और ऑप्शन सी 443 और उसके बाद ऑप्शन डी जो है 453। तो दोस्तों 1300 क्या? 1300 मतलब 13 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 इकाई में 13 गुणे 1 कर देंगे और 13 दहाई मतलब 13 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 1300 प्लस 13 प्लस 130 और माइनस कितना करेंगे? 1000। दोस्तों जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13,000 में 13 और 1300 में 13 और 130 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1443 हो जाएगा। 1443 माइनस और ये 1 है, 1443 में से 1000 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 443। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी 443 हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा। ओके दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि यदि 0.239 प्लस 2.93 माइनस 1.29 इक्वल टू 3.92 माइनस के है तो के में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 के बराबर हो जाए? क्या हो जाए? 3 के बराबर हो जाए। ऑप्शन ए क्या है? 0.995, ऑप्शन बी 0.949 और ऑप्शन सी 0.849, ऑप्शन डी 0.959। ये ऐसे दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जो जो दिया करने के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे। इस प्लस को ये प्लस में इसमें ऐड कर देंगे और ये माइनस वैसे रहेगा, रहने देंगे। ठीक है, तो इसको जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.169 आ गया। ठीक है, माइनस 1.29 इक्वल टू 3.92 माइनस के रहेगा। तो ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.879 आ जाएगा और इक्वल टू 3.92 माइनस के। अब जब के को हम इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, के को इधर, तो के बराबर यहाँ पे आ जाए, के बराबर 3.92 माइनस 1.879, तो के बराबर क्या आ जाएगा? 2.041 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के बराबर 2.041 आ जाएगा। दोस्तों ये ऐसे आएगा, तो मान के में x जोड़ने पर 3 के बराबर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? के में क्या जोड़ा जाए कि यह 3 के बराबर हो जाए? तो क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तब 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे? x जोड़ने पर 3 के बराबर हो जाए तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, और भी आगे है, समझिएगा। तो x बराबर 3 माइनस 2.041, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 0.599 आ जाएगा, 959 आ जाएगा। अतः के बराबर 3 प्राप्त करने के लिए 2.041 में 0.959 जोड़ना पड़ेगा, 0.959 जोड़ना पड़ेगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी 0.959 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्या है? 60, 72 तथा 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या होगा? सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या होगा? तो ऑप्शन ए क्या है? 1272, ऑप्शन बी जो है 2532, ऑप्शन सी 2508 और ऑप्शन डी 2544 है। ओके दोस्तों, तो ये कैसे इसको सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, सार्वगुणज का मतलब क्या हुआ? एलसीएम निकालना। क्या? 60, 72 और 84 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा? सबसे छोटा एलसीएम क्या होगा? तो 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 72 को और 84 को सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पे 36, यहाँ पे 42। अब 2 से जब 30 को डिवाइड करें 15 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21। अब 2 से डिवाइड करेंगे 15 में तो क्या आ जाएगा? 15 नहीं कटेगा
और 18 को 9 आ जाएगा, 21 जो नहीं कटेगा। 3 सब काटेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है। और उसके बाद 3 से जब इसको काटेंगे तो ये 5 वैसे ही रहेगा, फिर ये 3 कट जाएगा और ये 7 रहेगा ऐसे। तो अब 5 से काटेंगे 5 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये है 7 वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब जब 7 से काटेंगे सब कट जाएंगे। तो ऐसे जब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, ठीक है। देखिए क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2520। 60, 72 और 84 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड एचसीएफ क्या हो जाएगा? 60 मतलब कि 2520 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 60 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 से अब इसको 60 में करो 5 हो जाएगा। अभी उसके बाद 5 हो जाएगा। 5 से फिर ये 12 से फिर काटेंगे 84 को, तो 12 से 84 कट गया, ठीक है। 84 कट गया। तो अतः अभिष्ट योगफल क्या है? अतः अभिष्ट योगफल 2520 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 2532 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2532 हो जाएगा। देखिए क्या दिया, सबसे योगफल पूछा है, सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल करना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2532 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि रमा के पास केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 और 1600 रुपये का धन है तो उसके पास 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्रमशः कितनी होगी? ऑप्शन ए 10 और 15/10 और 15, और ऑप्शन बी 15 और 10/15 और 10, 20 और 5/20 और 5, उसके बाद क्या डी 18 और 7/18 और 7, ठीक है दोस्तों। तो इसका कैसे होगा, इसको बारे में समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझिए क्या है कि माना 50 के नोटों की संख्या क्या है? x है। 50 के नोटों की संख्या x है, तब 100 के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 25 माइनस एक्स हो जाएगा। 25 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल नोटों की संख्या का 25 दिया हुआ है, ठीक है। 25 माइनस एक्स हो जाएगा। प्रश्नानुसार 50 इंटू एक्स माइनस 100, 25 माइनस एक्स बराबर 1600 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 50 एक्स इसको माइनस 50 एक्स प्लस 25 एक्स बराबर 1600 हो जाएगा। मीन्स इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 100 एक्स करेंगे तो माइनस 50 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये 2500 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, इतना हो जाएगा। 50 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको अगर इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसको इधर और इसको इधर। 50 एक्स बराबर 900 आ जाएगा। क्या जाएगा? 50 के 9, एक्स बराबर 18 आ जाएगा। 100 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगा? 25 माइनस 18 बराबर 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। अतः 50 और 100 की नोटों की संख्या क्रमशः 18 और 7 रहेगा। कितना रहेगा? 18 और 7। इस तरह इसका राइट ऑप्शन 7 हो जाएगा। क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? डी 18 और 7। क्या हो जाएगा? 18 और 7 हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है क्या, सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच चुकी है, ठीक है, पहले पहुंची। वह पहले अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची थी, अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची थी, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंचा था। इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो ऑप्शन ए क्या 9:05 पे सुबह में, और ऑप्शन बी 9:10 पे सुबह में, ऑप्शन सी जो है 9:15 सुबह में, और ऑप्शन डी जो है 9:25 पे। तो इसका राइट ऑप्शन कैसे होगा इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि सविता का विद्यालय की गोष्ठी में पहुंचने का समय क्या है? 9:30 पे है, ठीक है। तो -15 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9:15 आ जाएगा, 9:15 AM पे। सहकर्मी के विद्यालय पहुंचने का समय क्या है? 9:15 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 9:45। 9:45 पे पहुंच रही है। अतः गोष्ठी का समय क्या है, जो गोष्ठी का समय है वो क्या है कि 9:45 माइनस 35 कर देंगे, कितना अगर 9:10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9:10 आ जाएगा, ठीक है। तो 9:10 AM पे वो पहुंची थी, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9
किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। कितने हैं? प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 ml पानी की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 180 ml पानी की आवश्यकता होती है। यदि एक बोतल में 840 ml पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों में के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 112 और ऑप्शन डी 115 और ऑप्शन डी क्या है? 118। ठीक है, तो इसका कैसे होगा इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है कि कैसे होगा, देखिए कि विद्यालय में कमरों की संख्या 28 है और प्रत्येक कमरे में 6 हैं, तो 28 और 6 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 168 पौधे हो जाएंगे टोटली। ठीक है, प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता 180 ml है, तो 168 पौधों के लिए कितना जाएगा पानी की आवश्यकता? 168 गुणे 180 और कितना जाएगा? 30,240 ml हो जाएगा। कितना जाएगा? 30,240 ml हो जाएगा। एक बोतल में पानी की क्षमता कितना है? 840 ml। एक बोतल में 840 ml है, तो अगर 30,000 इस तरह करके कितनी बोतल है, तो बोतलों की संख्या पता करना है। तो 30,000 में 30,240 में हम डिवाइड कर देंगे 840 ml से, तो क्या हो जाएगा कि 30,240 बटे 180 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 बोतल है। क्या जाएगा? 36 बोतल आ जाएगा 840। ठीक है, 840 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद फिर क्या है? एक दिन यहाँ पे 180 नहीं रहेगा, 140 रहेगा। क्या रहेगा? 840 रहेगा। ठीक है, तो एक दिन पौधों को पानी देने के लिए बोतलों की संख्या 36 है, तो अगर 3 दिन पौधों को पानी देने के लिए बोतलों की अवशिष्ट संख्या क्या आ जाएगी? 108 हो जाएगी। कितना जाएगा? 108 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। दिया है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटरों में क्या होगा? ऑप्शन क्या है? 128, ऑप्शन बी 96, ऑप्शन सी जो है 256, ऑप्शन डी क्या है? 512। तो आइए इसको एलोब्रेशन पहले समझ लेते हैं क्या है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्या है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होती है। ठीक है, तो आप वर्ग का परिमाप 48 दिया हुआ है बराबर 4 गुणे भुजा, यहाँ से काट देंगे तो क्या जाएगा? वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगा। ठीक है, आयत की चौड़ाई जो दिया है वर्ग की भुजा -1 करेंगे तो 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, आयत की चौड़ाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप के लिए 48 दिया हुआ है, 2l+8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? l+8, 2l+b मतलब l b का मान 8 है बराबर 48। अब यहाँ से ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा। l+8 बराबर 24, l बराबर 16। क्या आ जाएगा? l बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है, अतः आयत का क्षेत्रफल l गुणे b हो जाएगा 16 गुणे 8, 160 सेंटीमीटर। 16 है 128, तो इसका 128 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से क्या, निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 से अधिक है? 440 से 25 अधिक है। तो ऑप्शन ए 5 और 1/3 समकोणों में, ऑप्शन ए 5 और 2/3 समकोणों में, ऑप्शन सी जो है 5 और 1 आधे समकोणों में, ऑप्शन डी जो है 5 और 1/6 समकोणों में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो 5/6, 5 और 1/6, 5 + 1/6 मतलब 1/6 इंटू समकोण मतलब 90। ठीक है, तो 5 5 31 31 बटे 6 हो जाएगा, ये गुणे 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे 6 से काटेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, 15 छक्का 90, 15 का मल्टीप्लाई 33 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 465 हो जाएगा। अतः 465 में डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक हो। कितना होगा? 440 से 25 अधिक हो। कितना होगा? 25 अधिक होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। दिया है
कि 6.75 सेंटीमीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से पूरा कर तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 140 और ऑप्शन सी 150 और ऑप्शन डी 180। तो आइए इसको एलिब्रेशन में समझते हैं। ध्यान से समझिएगा कि फर्श की लंबाई कितना है 6.75 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में जोड़ेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 775 हो जाएगा, 675 हो जाएगा सेंटीमीटर। और फर्श की चौड़ाई जो है 4.5 मीटर बराबर 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। फर्श का क्षेत्रफल 675 इंटू 450 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो अभी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,03,750 सेंटीमीटर का 3,03,750 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब फर्श के क्षेत्रफल को ढकने के लिए 45 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या 3,03,750 में डिवाइड करेंगे आप 45 गुणे 45। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 150 कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी 150 टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसको ध्यान से देखिएगा कि वेट इन केजी ऑफ 21 चिल्ड्रेन ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। नीचे दिए गए 21 स्टूडेंट का ये वेट दिया गया है। ओके दोस्तों, अब उसके बाद फिर क्या करना है देखिए ध्यान से। 21 बच्चों का केजी दिया, केजी में भार दिया गया। ठीक है, ये सब दिया गया। तो कितने बच्चों का भार 45 किग्रा से 50 किग्रा के बीच में है? 45 किग्रा से 50 किग्रा के बीच में है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9 और ऑप्शन सी जो है 10 है और ऑप्शन डी क्या है 11 है। तो कैसे होगा इसको? सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, किसी कक्षा में 21 बच्चों का भार दिया हुआ है तो 45, 45.2, 44.8, 42.5, 44, 46 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, जब सारी चीज़ें दिया गया है तो 45 केजी से 50 केजी के बीच बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 बच्चे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10 बच्चे हो जाएंगे। ये पहले इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 10 बच्चे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दिया है कि निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 5 महीने में बेचे गए वाहनों की संख्या प्रदर्शित करती है। जैसे महीना बेचे गए वाहनों की संख्या जनवरी में 225, फरवरी में 318 और मार्च में 272, अप्रैल में 180 और मई में 178 बेचे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की संख्या कुल संख्या और फरवरी और अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या की कितनी कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए क्या है 178, ऑप्शन बी 179 और ऑप्शन सी 180 और ऑप्शन डी 181 है। तो दोस्तों इसका जो कैसे सॉल्व करना है देखिए ध्यान से कि विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या कितनी होगी? 225 प्लस 272 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 497 हो जाएगा। ठीक है, विक्रेता द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या 318 प्लस 180 प्लस 178 है। जब इन सबको को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 676 हो जाएगा। 676 माइनस 497 बराबर 179 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन 179 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 क्या दिया हुआ है कि निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 + 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा ऐड करेंगे और 11 + 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और 18 में हम 11 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा और 29 में 13 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 और 42 में जब x ऐड करेंगे तो y आएगा। x + y का मान क्या आएगा? तो ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 78 और ऑप्शन डी जो है 80 आएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। पैटर्न को जब ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। क्या निम्न पैटर्न दिया हो तो 1 + 2 बराबर 3, 3 + 3 बराबर 6 और 6 + 5 बराबर 11, 11 + 7 बराबर 10 और 18 + 11 बराबर 29 और 29 + 14 बराबर 42 और 42 + 17 बराबर 59। अतः x बराबर
17 और y बराबर 59। तो जब x और y को डिवाइड करेंगे तो 17 + 59 तो आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 76 राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या है कि जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। ऑप्शन बी क्या है, जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो। ऑप्शन सी क्या है, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। तो ऑप्शन डी क्या है कि जो है कि जिनमें शिक्षकों द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। तो ऐसे एनसीएफ 2005 में दिया गया है। अब आइए इसके एलिब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। बाद में गणित में अमूर्तन का महत्व समिष्ट होना चाहिए। क्या समिष्ट होना चाहिए। और निचली कक्षाओं में यह महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियों की जाए और जिससे बच्चे अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं व गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने के लायक बन सके। ऑप्शन ए क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन मतलब कि इसका जो दिया हुआ मूर्त से अमूर्त की ओर दिया हुआ है, उसका सरल से कठिन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर और खेल से विधि की ओर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया था, तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। क्या है, 7.4 से बड़ी संख्या बताया। तो एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है कि दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए सही स्थानीय मान प्रणाली को अबेकस जैसी हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करके समझाएंगे। और ऑप्शन बी क्या, दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्यामपट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। उसके बाद क्या है, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि अभ्यास के लिए एक समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझने के लिए कहिए। तो दोस्तों इसका राइट एलोब्रेशन क्या है, इसको समझ लीजिए कि जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए बच्चों को दिया गया, तो बच्चों के समूह ने 3.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया है। इस त्रुटि का कारण है कि बच्चे दशमलव का स्थानीय मान न समझ करके सीधे संख्या देख करके बता रहे हैं। अतः एक शिक्षक को दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसे हस्त कौशलों के उपयोग द्वारा स्थानीय मान को समझाना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। दिया है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया है। 5128 + 2707 बराबर 78215। अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन ए क्या हुआ, विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें। ऑप्शन बी क्या है, कि विद्यार्थी को सन्निकट का उपयोग करने के लिए योग ज्ञात करें और अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। ऑप्शन सी क्या देगा, प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें। ऑप्शन डी क्या है कि विद्यार्थी को गणक कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहें। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि विद्यार्थी को सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात करने के लिए अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहेंगे। कैसे होगा, इसका एलोब्रेशन को समझ लेते हैं। आइए कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने योग के प्रश्न को इस प्रकार हल किया है। 5.28 + 2707 बराबर 78215। अपनी इस त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि रहेगी। क्या सर्वाधिक उपयुक्त विधि रहेगी, तो विद्यार्थी को सन्निकट संख्या का उपयोग करके योग ज्ञात कर
अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहेंगे। ठीक है, जैसे 5128 का सन्निकट मान 5100 होगा, 2707 का सन्निकट मान 2700 होगा। उसी तरह 5100 और 2700 को जब ऐड करेंगे तो 7800 होगा। अब सन्निकट क्या होगा, 7800 के सन्निकट मान का उत्तर क्या होगा, यही सही उत्तर क्या हो जाएगा कि 51282707। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7835 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7835 हो जाएगा। ओके दोस्तों, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हंसी लेसन टाइलिंग का उपयोग सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, ज्यामिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए। ऑप्शन बी क्या है, कोडों को मापने के लिए। ऑप्शन सी क्या है, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग के पैटर्न बनाने के लिए। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि स्थानीय मान की अवधारणा, क्या स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। और कैसे होगा इसको देखिए, समझ लेते हैं ध्यान से। क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण, क्या प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसीलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। नोट है, टैसिलेशन मीन्स हैसीलेशन क्या होता है, का अर्थ है कि बिना कोई खाली जगह छोड़े, बिना या ओवरलैप किए बिना किसी सतह या तल को समतल आकृतियों से भरना। अतः ऐसी आकृतियां कि एक पैटर्न के रूप में समझा जा सकता है जो किसी सतह को ढकने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरह से उपयुक्त बैठती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है। क्या कम करने पर विचार कर रही है, ताकि परीक्षा में ऑप्शन ए परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांक को सुधारा जा सके। या ऑप्शन बी क्या है कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके। उसके बाद क्या ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षिका को भार को कम किया जा सके। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि विद्यार्थी रट करके सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, इसलिए भार किया जा रहा है कम। इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब एलोबरेशन क्या है इसको भी समझ लीजिए, इसका एलोबरेशन क्या है ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है, ताकि विद्यार्थी रट करके सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। NEP 2020 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम के बोझ में कमी और बढ़े हुए लचीलेपन तथा रटकर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने के नए सिरे से जोड़ के साथ साथ स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में भी बदलाव होनी चाहिए। सभी पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जाने वाली आवश्यक मूल सामग्री चर्चा, विश्लेषण, उदाहरण और अनुप्रयोग के साथ शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या, कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर। ऑप्शन बी क्या है कि अवधारणा का परिचय देने के लिए। गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर। ऑप्शन डी सी क्या दिया हुआ है, पहाड़ों, गणना आदि के रटंत अधिगम पर। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन जो कि डी दिया हुआ है कि प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विकसित कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। कैसे होगा इसको भी देख लीजिए ध्यान से समझिएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गणितियों पर केंद्रित होना चाहिए। क्या केंद्रित होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नीति के अनुसार NCFSC का मतलब क्या है। ऑप्शन ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन बी क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री एजुकेशन स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, नेशनल कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि
नेशनल कमेटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ये हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ओके दोस्तों, अब इसका फुल फॉर्म क्या है देखिए ध्यान से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार NCFSC का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसका अर्थ है कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है कि समतल पृष्ठों, क्या समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों का मदद हेतु में से कौन सी सुविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। तो ऑप्शन ए क्या, समतल एवं वक्र पृष्ठों को मॉडल दिखाना, ऑप्शन बी विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, और ऑप्शन सी जो दिया गया है कि एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे कि गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़का करके फिसलाकर प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि श्यामपट्ट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों को वक्र और पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। दोस्तों ऐसे नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तु जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़का करके फिसलाकर प्रदर्शित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका एलोब्रेशन क्या है उसके बारे में भी ध्यान से समझ लीजिए। समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़का करके और फिसला करके प्रदर्शित करना। जैसे घन आदि की सतह समतलें होती हैं तो बेलन, गोला आदि की सतहें घुमावदार होती हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा की गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा से उपरोक्त कथन का प्रमाण दे रहा है। तो ऑप्शन ए क्या, शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए किसी एक प्रश्न को कैसे हल करना है विद्यार्थी को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने और कलन की विधि को याद करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्यविधि के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वो स्टेटमेंट था, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए जो है ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल सी, ऑप्शन सी जो है केवल बी, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है ए और सी। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, केवल सी इसमें सही है। और कैसे होगा उसको भी ध्यान दीजिए, क्या ध्यान से समझ लीजिए क्या होता है कैसे होता है कि बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए। इस कथन के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है कि विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्य विधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्य विधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। दोस्तों तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है कि परवेज क्या है कि परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक हैं और अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विचित्र विभिन्न समुच्चय देते हैं और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहते हैं। वह डैश को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन ए क्या है, वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा, ऑप्शन बी क्या है, स्थानीय मान की अवधारणा, और ऑप्शन सी क्या है कि ऑप्शन सी है संख्याओं को क्रम सूचक बोध में करना, ऑप्शन डी क्या है, संख्याओं के गणन संख्या कार्डिनल बोध को करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, संख्याओं का गणन संख्या कार्डिनल करना। अब ये कैसे होगा इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्या है कैसे होगा कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक परवेज द्वारा अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनसे दिए गए समुच्चयों में वस्तुओं की कुल संख्या बनाने के लिए कहता है। वह संख्याओं के गणन संख्या कार्डिनल बोध को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। समुच्चय क्या है, समुच्चय का अर्थ है कि विभिन्न वस्तुओं का संग्रह। कार्डिनल संख्याएं सभी क्रमिक संख्याओं के संग्रह को दर्शाती हैं। क्या संग्रह को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा
दिया है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, एक सार्व कक्षा परीक्षण, ऑप्शन बी एक प्रश्नावली, ऑप्शन सी क्या है, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, और ऑप्शन डी क्या है, निर्देशित शिक्षण। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। और कैसे होगा इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा छात्र का मूल्यांकन उनकी मानसिक और शारीरिक सक्रियता के आधार पर निर्भर होती है। अतः मूल्यांकन की यह विधि कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है। क्या है, अभिप्रेरित नहीं। तो अभिप्रेरित क्या होता है, इसका तात्पर्य व्यक्ति की उस आंतरिक स्थिति से है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रियाशील करती है। क्या करती है, क्रियाशील करती है। 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर की NCERT की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल हैं। क्या शामिल है, इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन ए क्या है कि गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, ऑप्शन बी गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, ऑप्शन सी क्या है, बच्चों को फुर्सत की गतिविधियाँ उपलब्ध कराना और ऑप्शन जो डी दिया जो है कि ऑप्शन डी दिया हुआ क्या कि गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान कराना। तो ऑप्शन इसका बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। दैनिक जीवन से कोई भी चीज़ जोड़ कर पढ़ाएंगे तो अच्छे से बच्चे सीखेंगे। तो कैसे होगा समझिए, प्राथमिक स्तर की NCERT की कक्षा की गणित की पाठ्यपुस्तकों में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। क्या करते हैं, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन ए क्या है, एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत करता है, ऑप्शन बी एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, ऑप्शन सी क्या है, एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन डी जो दिया हुआ है कि एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। और कैसे होगा इसको भी समझ लीजिए, देखिए ध्यान से समझिएगा कि एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि का अर्थ है कि छात्र द्वारा सीखने की अपनी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। क्या, सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए और स्वयं सीखना चाहिए। ये उदाहरण क्या है, एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है और एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी रचना कर रहा है, एक बच्चा एक एकत्रित होकर के आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अतः एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है, अतः यह रचनावादी कक्षा की भी गतिविधि नहीं है, क्योंकि रचनावाद सीखने के लिए उस सिद्धांत को कहते हैं कि जिनसे विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों को से स्वयं करता है। क्या, अपने अनुभवों से स्वयं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षणों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए क्या है, बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है, ऑप्शन बी क्या है कि माता पिता की प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी है। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि बच्चों का नामकरण करने में मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्या है, डी क्या है कि सत्र अंत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों की समझ में रही गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। अब इसका एलोब्रेशन क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का पता किया जाता है। प्रश्नानुसार नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है कि इस प्रक्रिया द्वारा बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा कि और दोस्तों ये लास्ट वन क्वेश्चन रहेगा, लास्ट वन, ठीक है। एक शिक्षक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु
केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करता है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और शिक्षक शिक्षिका से पूछता है, यदि मेरा कक्ष 9 आयताकार हो और 9 ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ तो आप कैसे होगा। तो बच्चों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहारिक प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है कि क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी। ऑप्शन बी क्या है, बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन सी क्या है, बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है। ऑप्शन डी क्या है, बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसका एलोब्रेशन क्या है आइए समझते हैं। राइट ऑप्शन डी हो जाए क्या कि शिक्षक द्वारा क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल आयताकार और वर्गीकरण आकृति को प्रयोग किया जा रहा है। इस बच्चे द्वारा यह पूछना कि मेरा कक्षा 9 ही आयताकार और 9 ही वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ, तो उसका यह व्यवहार एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है मैंने डिस्कस कर लिया। ऐसे ही सीरीज आपके एग्जामिनेशन तक चलती रहेगी और उसके बाद आपको यूपी टेट की एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ साथ और भी लोगों को शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।